नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमी सिंह और आज की इस हेल्थ लाइन के स्पेशल एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी मर्ज पर, एक ऐसी बीमारी पर जिसका नाम है कैंसर। कैंसर सुनते ही एक सदमा सा होता है। परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता है तो सारा परिवार कहीं न कहीं इससे प्रभावित होता है, सदमा पहुंचता है और सबसे अहम बात यह है कि सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। इसका कारण बहुत से कारण है जो कि मेडिकल साइंस बताती है, लेकिन अमूमन जो कारण आज के कॉन्टेम्परेरी समकालीन परिस्थिति में पाए जाते हैं वह है आपकी जीवन शैली, आपका खान पान, गलत पदार्थों का सेवन जैसे कि तंबाकू हो गया या मादक पदार्थ जिसे हम कहते हैं शराब का सेवन हो गया, या खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें का सेवन करना जो कि आपको नहीं करना चाहिए। बहरहाल आज हमारे बीच में इस विषय को लेकर एक एक्सपर्ट आए हुए हैं, हमारे अतिथि हैं जिनका नाम है डॉक्टर सौरभ गुप्ता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सौरभ गुप्ता जो कि डायरेक्टर कैंसर है फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में, और रोहिणी में इनका निवास है और रोहिणी में इनका आदर्श क्लिनिक के नाम से अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है। आज के दौर में जो दिनचर्या है हम लोगों की, या जो पॉल्यूशन है, जो पर्यावरण असंतुलित है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, आपकी जीवन शैली है, आपके खान पान है, किसी भी किस्म से बीमारी कहाँ से प्रवेश कर जाती है हमें इसका अंदाजा नहीं होता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप चूँकि एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और आप एक लंबे समय से आपने मैक्स में भी काम किया, अभी समय आप फोर्टिस शालीमार बाग का कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि कैंसर का जो मर्ज का जो प्रतिशत है या जो रेशो है वो भारत में क्रमशः बढ़ते जा रहा है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, हम आइडेंटिफाई भी ज़्यादा कर पा रहे हैं। पहले कई चीज़ें ये अनडायग्नोज चली जाती थी। आज छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी पेशेंट को पेट स्कैन चाहिए या उसको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए उसको क्या है। तो कई बार हम पेट स्कैन ब्रेस्ट कैंसर के लिए कराते हैं और इंसिडेंटली थायराइड कैंसर उसमें डिटेक्ट हो जाता है। सो ओवरऑल थायराइड कैंसर की इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। एक आम जनता में जैसे कि एक भ्रांति फैली हुई, जैसे ही कोई व्यक्ति जानता है अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ में, तो जैसे ही डायग्नोसिस की पहली रिपोर्ट आती है कि उसको कैंसर है, तो ऐसा लगता है कि मौत से पहले ही मौत की आहट महसूस होने लगती है परिवार में। तो आपके नज़रिए से अभी इतना हम लोग इतने एडवांस स्टेज पे जी रहे हैं आज के दौर में एआई से भी बहुत सी सारी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। आपको लगता है कि वो जो भ्रम था क्या वो दूर हुआ है, या एक व्यक्ति को कैंसर सुन के एकदम से सदमा नहीं आना चाहिए, या क्या लगता है आपको कि इसका क्या जवाब है हमारे पास? नहीं सर, सदमा आना तो स्वाभाविक है और मैं कहूँगा कैंसर से डर लगना भी चाहिए क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। बट उस डर से हमें भागना नहीं चाहिए, उस डर का सामना करना चाहिए। कई बार हम लोगों के कमरे में नॉर्मल पेशेंट भी बड़ा सहमा हुआ एंटर करता है। उसे लगता है कि मुझे तो कैंसर डिटेक्ट करा ही देंगे ये। तो वो डर नहीं होना चाहिए। आपको कैंसर से लड़ने की हिम्मत जुटानी चाहिए। अर्ली स्टेज में अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो बहुत सारे कैंसर्स क्यूरेबल भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि ये कैंसर होता क्या है और ये शरीर में कैसे अपने पैर पसारता है या कैसे शुरू होता है, इसके बारे में थोड़ी सूक्ष्म जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बॉडी के जो सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, अगर वो अबनॉर्मल नंबर्स में बढ़ने लग जाएं या वही नॉर्मल सेल्स बॉडी के किसी अबनॉर्मल जगह पे बढ़ने लग जाएं तो उसे हम कैंसर कहते हैं। क्योंकि यूजुअली हर सेल में एक डीएनए होता है जिसमें उसका लेखा जोखा सेट है कि इतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है और बाद में उसको अपने आप ही उसकी डेथ हो जानी है उस सेल की। लेकिन अगर उस कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई वायरस घुस गया और वो कंप्यूटर प्रोग्राम ओवररन हो गया और वो सेल ने मल्टीप्लाई करते ही रहा और कभी वो डेड ही नहीं हुआ, तो वो जो अबनॉर्मल नंबर्स में एक एक्यूमुलेशन हो जाएगा नॉर्मल लुकिंग सेल्स का, उसी को कैंसर कह रहे हैं। या जैसा मैंने कहा, अबनॉर्मल पोजीशन पे वो सेल्स पहुंच जाएं, शरीर के दूसरे हिस्से में चले जाएं, उसे कैंसर कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या हर ट्यूमर कैंसर होता है या उसकी भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं? सर, ट्यूमर मतलब गांठ, कोई भी गांठ उसको हम ट्यूमर कहेंगे, चाहे वो कैंसर हो चाहे नॉन कैंसर हो। सो अगर मैं नॉन कैंसरस ट्यूमर्स की बात करूं तो हमारे कईयों के शरीर में लाइपोमा जो कि फैट की गांठ है वो होती हैं, थायराइड में कोलॉइड नोड्यूल्स होते हैं, ब्रेस्ट में बिनाइन फाइब्रोएडिनोमा होता है। ये सब ट्यूमर्स हैं क्योंकि ये गांठ हैं, लेकिन ये कैंसर नहीं है। कैंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनरेगुलेटेड नहीं बढ़ रहे हैं, ये समय के साथ बढ़ेंगे नहीं। ये हो सकता है पूरी जिंदगी उसी तरह रहें, आपके शरीर में रहें, आपको तंग ना करें, फैले नहीं। भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर कौन से हैं? कॉमनली ओरल कैंसर्स हैं,
लेडीज में ब्रेस्ट का या गायनोकोलॉजिकल कैंसर जैसे ओवरी और यूट्रस के कैंसर्स, मोस्टली 70% ये 4-5 कैंसर्स हैं जो कि होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आंतों के कैंसर्स हैं, पैंक्रियास, सांस की नली या खाने की नली जिसे मीसोफेगस कह रहे हैं, प्रोस्टेट, शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है। इवन रेयर बट हार्ट में भी कैंसर हो सकता है। तो किसी भी हिस्से से हम इम्यून नहीं है, कैंसर कहीं भी हो सकता है। अनकॉमन कैंसर्स कहूँगा कुछ हमारे यहाँ पे स्किन कैंसर्स उतने कॉमन नहीं है, जो कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ इक्वेटोरियल रीजन है, सन रेज ज़्यादा है। और बोन सार्कोमास फिर भी रेयर हैं। मेलेनोमास, स्किन मेलेनोमास, ये कुछ कैंसर्स हैं जो रेयर हैं, बट एज आई सेड मोस्ट कॉमनली ओरल कैंसर्स एंड गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, ये बहुत कॉमन है। कैंसर होने के मूलभूत या मुख्य कारण कौन से हैं? सर लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारण भी हैं जो हमारे बस में नहीं है। सो जो मॉडिफाइबल लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं उसमें जैसा आपने बताया कि तंबाकू का किसी भी प्रकार से सेवन, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, सिगार, खैनी, जर्दा, किसी भी फॉर्म में तंबाकू या अल्कोहल। अब रिसेंट डेटा कहता है कि अल्कोहल किसी भी मात्रा में सेफ नहीं है। आप चाहे 9 ग्राम अल्कोहल भी डेली ले रहे हैं वो भी अनसेफ है। सो अल्कोहल, टोबैको, इसके अलावा अनहेल्दी फूड की बात करूं तो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं, रेड मीट है, ये भी कैंसर से लिंक्ड हैं। या कोई केमिकल एक्सपोजर आपको होता है बिकॉज ऑफ योर वर्क या आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, एस्बेस्टोस का एक्सपोजर लंग कैंसर का कर सकता है। दिल्ली का पोल्यूशन एक नॉन कैंसर कारक एजेंट है तो उससे भी कैंसर हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोजर है या आपके सिंपल एक्सरे से एक्सपोजर है। मोबाइल के टावर से, रेडिएशन से। मोबाइल के टावर्स में यूजुअली रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज अमिट होती हैं। तंबाकू, गुटखा और शराब का सेवन से इससे क्या कैंसर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या इसका कितने प्रतिशत इससे एक अंदाजा लगाया जाए कि इन पदार्थों का सेवन करने से कैंसर होने की जो संभावना है उसको एक प्रबल दावेदारी मिलती हो? सर ओरल कैंसर्स, यस, मैं यूएस भी ट्रैवल किया हूँ जहाँ कोई तंबाकू जर्दा इतना नहीं खाते। इसके ऑपोजिट में बांग्लादेश भी गया हूँ, बट हैरानी की बात यह है वहाँ भी इतना तंबाकू जर्दा नहीं खाते। आई डोंट नो व्हाई इंडिया में ओरल कैंसर्स बहुत कॉमन है। जब हम पढ़ते थे तो 35-40 साल के बाद कैंसर होना कॉमन माना जाता था। आज के समय में 25, 18, 27 साल की उम्र के लड़के ओरल कैंसर्स, एडवांस्ड ओरल कैंसर्स लेके आ रहे हैं। सो चिंताजनक बात यह है कि वो 10 साल या 12 साल की उम्र से तंबाकू खा रहे हैं, 25-28 साल की उम्र पे आते आते उन्हें कैंसर हो रहा है। तो उस समय उनके पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी अपनी रिटायरमेंट एज पे हैं, उनको अपने बच्चों का इलाज कराना पड़ रहा है, जिन बच्चों को अभी अपना करियर बनाना है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है हमारी कंट्री में। यस, मैंने गांव भी देखे हैं और शहर भी देखे और गांव के लोगों को भी देखा है। अक्सर एक मिथ है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पुराने दौर के जो लोग होते थे 70-80 साल तक के, जैसे आपने कहा खैनी वर्ड यूज किया आपने, बिहार और ईस्टर्न यूपी में काफी इस्तेमाल किया जाता है। वो रॉ तंबाकू होता है जिसमें कि आप चूना मिला के उसको रगड़ के आप अपने जुबान के नीचे रखते हैं और आप उसका सेवन करते हैं, कुछ देर बाद उसको आप खेती के। ऐसा करते हुए वहां के बुजुर्गों की उम्र 70, 80, 85 तक चली रही है। आज की जनरेशन उनका एग्जाम्पल कोट करती है कि यार उनको तो 70-80 साल तक से तंबाकू का सेवन किया रहे, जिसको होना होगा उसको कैंसर होगा, ये तो किस्मत की बात है। इस चीज को कैसे बीट किया जाए? और दूसरी चीज, क्या उस वक्त के तंबाकू अलग थे और आजकल की जो तंबाकू आते हैं ये अलग है? डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए जो सेवन कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो सेवन कर क्या रहे या क्या रीजन रहा है। लेकिन आजकल तो एज ऑफ इनिशिएशन बहुत जल्दी हो गई है। हो सकता है वो लोग अपने 35-40 साल की उम्र में शुरू करते रहे हों। वो बच्चों को आज एक्सपोजर इतना है कि वो 10 साल की उम्र में, मैं एक बाल सुधार गृह में गया कभी, तो वहां पर एक लड़का मेरा टॉक सुन रहा था, 8 साल का, 10 साल का बच्चा। उसको मैंने पूछा तुमने क्या सारे ये ट्राई किए हैं? तो उसका आंसर था बस मैंने ये नहीं किया, बाकी सब कुछ किया है। दैट मीन्स उसको पता था कि स्नफिंग नहीं करी है मैंने, बाकी बूट पॉलिश भी लिया है, बाम भी खाया है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। 8-10 साल का बच्चा। तो शायद यही कारण है कि इनिशिएशन बहुत जल्दी हो रहा है। कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि शरीर में कैंसर का प्रवेश हो चुका है? सर सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं बॉडी के कैंसर के ओरिजिन ऑफ जहां से कैंसर पैदा हो रहा है। सपोज मुंह का कैंसर है तो उसके सिम्टम्स अलग हैं, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स अलग हैं।
सो अगर ओरल कैंसर्स की बात करें तो कोई छाला है मुंह में जिससे ब्लीडिंग हो रही है, या आप खाने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, चेहरे पे सूजन आ रही है, मुंह खुलने में कमी आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है, कान में दर्द हो रहा है, खाना गटकने में मुश्किल है, सांस लेने में मुश्किल है, या गले में कोई गांठें आ गई हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट में लंप कोई फील होने लग गया है, या ब्रेस्ट निप्पल रिट्रैक्ट कर गई, निप्पल से कोई खून आ रहा है, बगल में कोई गांठें आ गई हैं। लंग्स के कैंसर की बात करें तो शायद आपको सांस में तकलीफ होगी, लंग्स में पानी भर जाता है तो चलने फिरने में आपको लिमिटेशंस हो जाएंगी। तो सिम्टम्स बहुत वेरिड हैं, बट एक कॉमन राय जो मैं हमेशा देता हूं कि आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो अगर आपके शरीर में कोई भी चेंज आ रहा है, रिसेंट चेंज आपके सिम्टम्स में, आपकी दिनचर्या में, सो छोटी सी गांठ ब्रेस्ट में है या छोटा सा छाला ओरल कैंसर है, तो उसमें कभी भी दर्द नहीं होगा। तो दर्द अच्छा है, अगर दर्द हो रहा है तो शायद वो कैंसर नहीं है। पेनलेस लंप या पेनलेस अल्सर्स आर मोर डेंजरस, उनको कभी इग्नोर ना करें। वो दबे पाव आती है आपकी। बिल्कुल। कैंसर की जांच और इसकी पहचान कैसे की जाए? सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर से मिलें, वो आपका चेकअप करेगा, ओरल कैंसर है तो महसूस करेगा, ब्रेस्ट एग्जामिन करेगा, पेट देखेगा। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है इमेजिंग। इमेजिंग में चाहे सीटी स्कैन हो, पेट स्कैन हो, एमआरआई स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट। तीसरा टेस्ट, जब इन क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकली हमें ये कैंसर का डाउट होता है तो तीसरा टेस्ट होता है बायोप्सी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग रिलक्टेंट रहते हैं, क्योंकि भ्रांति ये है कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाएगा। बायोप्सी से कैंसर कभी नहीं फैलता, कैंसर डायग्नोज होता है और हम उसका इलाज कर पाते हैं। बिना डायग्नोज किए हम आपको एंटी कैंसर ट्रीटमेंट मेडिको लीगली भी नहीं दे सकते। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सीज, और कई बार दूरबीन की जांच, पेट का कैंसर है तो एंडोस्कोपीज या लेरिंगोस्कोपीज, ये 3-4 तरह के कॉमन टेस्ट है। ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके सरल भाषा में बताइए कि कैसे की जाती है बायोप्सी? बायोप्सी का अर्थ है एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना और उसको लैब में भेज के माइक्रोस्कोप में देखना कि क्या इसमें कैंसर के कण हैं या नहीं है। तो अगर गाल में 3 सेंटीमीटर का छाला है तो बायोप्सी लेने से वो कभी नहीं फैलेगा, क्योंकि वो 30 मिलीमीटर का छाला तो बन ही चुका है। उसकी बायोप्सी से अगर ये प्रूव हो जाए कैंसर है तो हम उसका जल्दी इलाज कर सकेंगे, वरना हम हमेशा एक डिल्यूजन में या उस निग्लेक्ट में रहते हैं कि ये कैंसर होगा ही नहीं है, तो किसी और कारण से बना होगा। डॉक्टर साहब की बायोप्सी अल्टीमेट सर्टिफिकेट है जहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट। बिल्कुल, बिना बायोप्सी के लिए कुछ अर्ली कैंसर्स हैं, जैसे अगर ओवेरियन कैंसर है अर्ली, तो उसमें बायोप्सी नहीं की जाती, सीधा सर्जरी की जाती है। या किडनी कैंसर्स या किडनी की फॉर दैट मैटर कोई भी गांठ है तो उसमें बायोप्सी करना मना है, क्योंकि किडनी से ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, तो हम कभी भी उसमें बायोप्सी नहीं करते। पैरोटिड ग्लैंड में कोई गांठ है तो एफएनएसी छोटी नीडल से डाल के उसका पानी जरूर ले सकते हैं, लेकिन टुकड़ा कभी नहीं लेते। सिमिलरली थायराइड भी बहुत वैस्कुलर ऑर्गन है, उसमें भी ब्लीडिंग होती है। अगेन एफएनएसी कर सकते हैं, एफएनएसी का मतलब है पतली नीडल डाल के उसका थोड़ा सा पानी लेना, लेकिन बायोप्सी नहीं कर सकते। तो ये कुछ 2-4 जगह हैं जहां बायोप्सी नहीं की जाती, और बाकी जगह बिना बायोप्सी के हम इलाज नहीं कर सकते। कैंसर की स्क्रीनिंग क्या होती है और किसे करानी चाहिए? मतलब किस आयु वर्ग के लोगों को इसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए? कितनी उम्र के बाद, एक औसतन उम्र के बाद इंसान को इसकी जांच करानी चाहिए? तो स्क्रीनिंग का अर्थ है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जांच करके ये देखना क्या उन्हें कोई कैंसर तो नहीं है। इसके विपरीत हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज्यादातर पेशेंट्स तब करते हैं जब वो कोई प्रॉब्लम लेके हमारे पास आए। स्क्रीनिंग उन लोगों की जाती है जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मास स्क्रीनिंग वर्ड यूज करते हैं कि आप एक साथ 100 लोगों की जांच कर लो तो आपको 2 लोग कैंसर वाले शायद उसमें मिल जाए। तो अगर स्क्रीनिंग करनी है तो ओरल कैंसर्स की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, बहुत आसान है, सिर्फ मुंह खोल के आपको जांच करना है कि कोई अल्सर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के द्वारा की जा सकती है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पैप स्मीयर के थ्रू की जा सकती है। तो ब्रेस्ट और सर्विक्स की स्क्रीनिंग हम यूजुअली 40 साल के बाद करते हैं, एंड एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स आप मैमोग्राफी और पैप स्मीयर करवाएं तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा प्रश्न छुपा हुआ, क्या महिलाओं और पुरुषों के लक्षण अलग अलग हैं डॉक्टर साहब कैंसर? नहीं, सिम्टम सेम है सर, बस महिलाओं में ओवरी कैंसर्स होंगे तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे जो कि मेल्स में नहीं हो सकते, बट अगर कॉमन कैंसर दोनों में होता है तो सिम्टम्स सेम हो। क्या ब्लड टेस्ट से कैंसर का पता चल सकता है? जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट हम लोग कराते हैं, कैसे पता चल सकता है? सर, मोस्ट ऑफ द ब्लड कैंसर्स कैंसर पेशेंट्स में भी नॉर्मल आते हैं। आज एज ए सर्जन मैं जितने पेशेंट्स की सर्जरीज कर रहा हूँ कैंसर पेशेंट्स की, उन सभी के ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं, वो फिट हैं, तभी तो उनको बेहोश कर सक रहे हैं, सर्जरी कर पा रहे हैं। सो
कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिनको हम कैंसर के ट्यूमर मार्कर्स बोलते हैं, जैसे CA-125 है जो ओवेरियन कैंसर में बढ़ सकता है, सीरम PSA है, PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तो वो प्रोस्टेट कैंसर्स में बढ़ सकता है। तो अगर ये 2-3 ट्यूमर मार्कर्स बढ़े हुए हैं, कुछ जर्म सेल ट्यूमर्स के ट्यूमर मार्कर्स हैं, सीरम AFP, बीटा HCG, LDH, सो गिने तो कुछ 8-10 ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो कि रिस्पेक्टिव कैंसर्स में बढ़ सकते हैं। बट जो हम रूटीनली हेल्थ पैकेजेस के नाम पे जो टेस्ट करा रहे हैं वो सारे टेस्ट कैंसर पेशेंट्स में नॉर्मल आते हैं। जैसे कि पैथोलॉजी में जिनका डोमेन है, ये लोग बल्क में बहुत सारे टेस्ट का ऑफर करते हैं, 22 टेस्ट इतने रुपए में, ये 40 टेस्ट इतने रुपए में। ये करने के बाद आपको लगता है कि जेनेरिक टेस्ट हो गया, उससे कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा कि उसको कैंसर है या नहीं। अगर उसको कैंसर से रिलेटेड ब्लड टेस्ट कराने तो जो आपने नाम बताया वो स्पेसिफिक वही करा ली पड़ेगी जी, तक। कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है, बट इसका कैंसर से कोई संबंध नहीं है। क्या कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है डॉक्टर साहब? हम नॉर्मली यही बात सुनते हैं पेशेंट से कि ये पक्का ठीक हो जाएगा ना, गारंटी तो है हम ठीक हो जाएंगे, पक्का, गारंटी, ऐसे शब्द किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम में लागू नहीं होते। मैं एग्जांपल देता हूं कि किडनी से हमने स्टोन निकलवा लिया तो वो स्टोन भी दोबारा हो सकता है। आपका खांसी जुकाम बुखार ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है। तो जब ये छोटी सी चीजें दोबारा हो सकती हैं तो कैंसर तो वापस आने के लिए बदनाम है ही। सो देयर इज अ फाइनाइट परसेंटेज कि इतना परसेंट का क्योर रेट है या सर्वाइवल रेट है। अगर मैं कहता हूं 80% क्योरेबल है तो उसका मतलब है कि मैं 100 लोगों का सेम ट्रीटमेंट करता हूं तो 80 लोग ठीक रहेंगे, 20 लोगों को शायद बीमारी वापस आ सकती है। तो कैंसर का अर्ली स्टेज में इलाज करें तो ये क्योर परसेंटेज ज्यादा रहेगा, लेट स्टेजेस में ये परसेंटेज और कम हो जाता है। कैंसर के इलाज के ट्रीटमेंट के मुख्य तरीके कौन से हैं, या उसमें कुछ एडवांसमेंट हुई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है? सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। सो मोर और लेस चौथा इलाज है ही नहीं। सर्जरी की बात करूं तो चाहे ओपन सर्जरी हो, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, रोबोटिक सर्जरी हो। रेडिएशन की बात करता हूं तो अलग अलग टेक्निक्स हैं रेडिएशन की, 3D CRT, IMRT, IGRT, जिनके थ्रू आप साइड इफेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं और मोर टारगेटेड रेडिएशन दे सकते हैं। कीमोथेरेपी से लोग बहुत डरते हैं कि भी कीमोथेरेपी से बाल चले जाएंगे। कीमोथेरेपी एक्चुअली इंजेक्शन के फॉर्म में दवाई जो दी जाती है उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। सो आजकल विद एडवांसमेंट कीमोथेरेपी से सुपीरियर इलाज अब धीरे धीरे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं जो कि एक मिसाइल के तौर पे उसी टारगेट को हिट करती हैं जहां प्रॉब्लम है और बाकी के नॉर्मल सेल्स को कम नुकसान पहुंचाती हैं। सो इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी से वो साइड इफेक्ट नहीं आते जो कीमोथेरेपी में आ रहे हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है जैसे कि रेक्टम कैंसर डिटेक्ट हुआ डॉक्टर साहब, ही हैज गॉट थ्रू ऑल द ट्रीटमेंट, उसके सर के बाल नहीं गए। तो मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं कि जो एडवांसमेंट आया है ट्रीटमेंट में, जैसे आपने कहा इम्यूनोथेरेपी आई हुई है, द प्रिसीजन ट्रीटमेंट आया है, सो उसकी वजह। आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया है सर, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी इज द न्यू टर्म। कीमो या इम्यूनोथेरेपी में भी कह सकते हैं, इवन सर्जरी में भी कह सकते हैं, रेडिएशन में भी कह सकते हैं। सर्जरी में भी अब हम पुरानी तरीके से लंबे लंबे इंसिजन्स दे के बहुत ज़्यादा टिश्यू निकाल के चेहरा खराब करना या पूरी ब्रेस्ट निकाल देना, अब हमारा भी एम ऑर्गन प्रिजर्वेशन की तरफ है। हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज कर पा रहे हैं, ऑर्गन प्रिजर्व, लैरेंजल प्रिजर्वेशन सर्जरीज हैं। किडनी के फॉर्म में की बात करूं तो हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर रहे हैं रादर देन पहले पूरी किडनी निकाल दी जाती थी। सो पहले ये होता था कि जिस अंग में कैंसर है उस अंग को निकाल दो, वो बेकार है। आज हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी इज द राइट टर्म। इलाज के दरमियान मरीजों को किन विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए? प्रिकॉशंस डेफिनेटली रिस्पेक्टिव टीम्स आपको बताती हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना है। कीमो के दौरान हम कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम है तो कच्चे फल फ्रूट मत खाइए, आधा पका खाना मत खाइए, पब्लिक प्लेसेस में मत जाइए। रेडिएशन के दौरान स्किन पे चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से शेव मत बनाइए, हार्ड कपड़े मत पहनिए, कुछ ऑइंटमेंट लगाइए। कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है? सर प्रिकॉशनरी वही लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और एनवायरमेंटल, जो जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना टोबैको बंद कीजिए, अल्कोहल एटलीस्ट कम कीजिए, आइडियली स्ट्रेस लेवल्स कम कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज करें, टाइम से सोना, टाइम से जगना, एक डिसिप्लिन लाइफ, उससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है बॉडी। आपने एक्सरसाइज वर्ड यूज किया सर, मुझे एक चीज बताइए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, चेहरे पे ग्लो आता है और यू फील एनर्जेटिक ऑल्सो। क्या यही सब चीजें पर्याप्त है कि डिजीज को पीछे करने? नहीं, डिजीज को पीछे करने के लिए, डिजीज को ना आने के लिए भी आपकी बॉडी तंदुरुस्त है तो जो सेलुलर लेवल पे अगर कोई हिट हो रहा है
तो वो हिट भी रिपेयर हो जाएगा अगर आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार है। तो अगर आप वीक हैं, आपके ऑलरेडी बॉडी में माल न्यूट्रिशन है, आप एक कैटाबॉलिक स्टेट में हैं, कैचेक्सिक हैं, तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होके बढ़ सकती हैं। यू मीन टू से कि आपका रेसिस्टेंस लेवल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्कआउट करते हो, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है भाई। बेसिक चीज़ ये है कि अगर आप बहुत लंबा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो 2 घंटे कसरत करिए, ये आप बहुत बड़े खर्चे से बच जाएंगे, क्योंकि इसके खर्चे कम नहीं है, ये बीमारियां ही बड़ी हैं। आप चाहते हुए इसमें खर्चे कम नहीं कर सकते। आप किसी भी क्लास को बिलोंग करते हो, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब है वर्ग है, मिडिल क्लास है या हाई क्लास है, कोई भी क्लास है, इससे खर्चे बहुत ही, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि देयर आर 3 डिफरेंट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है एक प्रिकॉशन, आपकी जीवन शैली, आपका वर्कआउट और आपकी फूडिंग हैबिट। और कोशिश करिए शहरों में रहिए जिन शहरों में पर्यावरण बहुत ज़्यादा हद तक प्रदूषित ना। ये रोबोटिक सर्जरी का क्या नई चीज हुई? 2000 से एक्चुअली एफडीए अप्रूवल हुआ है रोबोटिक सर्जरीज का, एंड धीरे धीरे डिफरेंट सब साइट्स में रोबोट का इम्प्लीकेशन है। आज हम ओरल कैंसर्स को, थायराइड कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, पेट के कैंसर्स को रोबोटिक सर्जरी के द्वारा भी ट्रीट कर पा रहे हैं। रोबोट का फ़ायदा ये है कि उसमें हमें 10 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू मिलता है। और रोबोट के जो आर्म्स हैं, एक्चुअली रोबोट से यहाँ मतलब कोई मशीन नहीं है जो ऑपरेशन कर रही है। रोबोट से मेरा मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनको एक मशीन से हम बॉडी में डालते हैं और उसका कंट्रोल सर्जन के पास ही रहता है। सर्जन शायद ऑपरेशन थिएटर के कोने में बैठ के एक मशीन से उसको कंट्रोल कर पाए, और उससे उनकी रिस्ट मूवमेंट्स ज़्यादा हैं, एंगल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स बेटर हैं। हम अलग अलग कोनों में पहुंच सकते हैं जहां शायद हम लैप्रोस्कोपिकली द्वारा ना पहुंच पाते हों। गले के अंदर के ट्यूमर्स को बिना रोबोटिक सर्जरी के निकालना संभव ही नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर्स को बिना रोबोट के द्वारा निकालना संभव ही नहीं है। पार्शियल नेफ्रेक्टमीज करना रोबोट के द्वारा बहुत आसान है। सो ये कुछ एरियाज हैं जहां रोबोट डेफिनेटली हमें एज देता है, जहां पे टिश्यू हैंडलिंग बेटर है, ब्लड लॉस कम है। सो अल्टीमेटली आप हॉस्पिटल कम रहते हैं, जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, ओवरऑल ट्रीटमेंट कॉस्ट कंट्रोल की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर सौरभ गुप्ता हमारे बीच, जिन्होंने कैंसर जैसी मर्ज पे इतनी सारी जानकारियां हम लोगों को दी, जो कि हर औसत इंसान को जानना बेहद ज़रूरी है। कैंसर से बचाव, उसके लक्षण, उसके ट्रीटमेंट, इसके अतिरिक्त कैंसर के से रिलेटेड जो नई टेक्नोलॉजी आई उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, इस पर भी उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, उन्हें कंसल्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नीचे जो नंबर्स हैं, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर सौरभ गुप्ता विशेष रूप से आप लोगों को इसके लिए अपनी राय देंगे। आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद।